Good evening, all of you. Today we discuss hygiene of the body. क्या टॉपिक है? हाइजीन ऑफ द बॉडी. मतलब अपन अपनी जो बॉडी है उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइजीन ऑफ द बॉडी. हाइजीन ऑफ द बॉडी आप कैसे कर सकते हो? हाइजीन ऑफ द बॉडी के लिए आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसमें अलग अलग प्रकार की हाइजीन अपन अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स के हिसाब से करते हैं. जैसे कि सबसे पहला होता है माउथ हाइजीन, फिर आता है केयर ऑफ आईज, फिर आता है केयर ऑफ ईयर्स, फिर आता है केयर ऑफ हैंड, केयर ऑफ फिट, मैश्योर हाइजीन, केयर ऑफ स्किन, केयर ऑफ नेल्स एंड केयर ऑफ हेयर. है ना? ये सब क्या है? देख मतलब इन सब चीजों की अपन हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे या फिर देखभाल कैसे कर सकते हैं या रख रखाव कैसे कर सकते हैं. हाइजीन का हिंदी वर्ड होता है साफ सफाई. क्या होता है? साफ सफाई. कि इन सब चीजों के अपन साफ सफाई कैसे रख सकते हैं अपने बॉडी के ऑर्गन्स की, जिसमें सबसे पहले आता है त्वचा की देखभाल. मतलब द हाइजीन ऑफ द स्किन. स्किन जो होती है वो क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है. क्या है? स्किन है. अपनी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो कौन होती है? स्किन. तो स्किन की देखभाल अपन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप स्किन की देखभाल करने के लिए आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए. ये प्राणी के शरीर का तापमान का नियंत्रित करती है. कौन? स्किन. उसके अलावा ये एक संवेदी अंग भी होती है. संवेदी अंग मतलब कैसे होती है? आपने देखा होगा कि जैसे अपन किसी भी चीज को टच करते हैं जो अपने लिए हानिकारक है तो अपन वापस उसको फटाफट से हटा लेते हैं. इसको क्या बोलते हैं? संवेदनी ना संवेदना. है ना? संवेदना बोलते हैं. और अगर ऐसा अंग जो अपन को संवेदना के बारे में बताता हो उसको अपन क्या बोलते हैं? संवेदी अंग बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद में आएगा त्वचा एक उत्सर्जन अंग का कार्य भी करती है. शारीरिक अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप में शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है. इसके अलावा बड़ा वातावरण के संपर्क से त्वचा पर धूल मिट्टी आदि ये सब लग जाती है, जिसकी अपन को क्या करनी चाहिए? रख रखाव करनी चाहिए. इसकी रख रखाव के लिए अपन को क्या करना चाहिए? नियमित रूप से स्नान करना चाहिए. स्नान करने के बाद में अपन को कौन कौन से बात लेने चाहिए? वार्म बात लेना चाहिए, कोल्ड बात लेना चाहिए और हॉट बात लेना चाहिए और ऑयल बात लेना चाहिए. कितने टाइप्स के बात हो गए? 4 टाइप्स के. इसके अंदर वार्म बात जो होता है उसके अंदर अपन क्या रखते हैं? टेम्परेचर कितना रखते हैं? 38 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है. उसके अलावा ये क्यों किया जाता है? ताकि जो व्यक्ति है उसमें क्या बनी रहे? ताजगी. है ना? और उसको क्या मिले? आराम मिले. उसके बाद में आता है कोल्ड बाथ. कोल्ड बाथ का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 65 18 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है. और ये क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, अपना जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है. उसको क्या करता है? बढ़ाने में हेल्प करता है. फिर आता है हॉट बाथ. हॉट बाथ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना है? सबसे ज्यादा ही जो होता है वो हॉट बाथ का टेम्परेचर होगा. कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है ना? गर्भ स्नान से शारीरिक थकान क्या हो जाती है? दूर हो जाती है. उसके बाद में आता है ऑयल बाथ. आपने देखा होगा अपन है ना तेल वगैरह की मालिश वगैरह करते हैं उसके बारे में जो बात लेते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑयल बाथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑयल बाथ बोलते हैं. त्वचा की सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन ऑफ स्किन आप कैसे कर सकते हो? कि वहां पर आप क्या प्रोटेक्शन ऑफ स्किन के लिए आप क्या क्या करोगे? जिसमें सबसे पहले आता है आपको नियमित रूप से क्या करना है? स्नान करना है. उसके बाद में तेलीय स्नान शरद ऋतु में अत्यधिक लाभदायक होता है. मच्छरों के काटने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जिसके लिए आपको मच्छरों से बचाव के लिए आप क्या यूज में करोगे? मच्छरदानी जाली का उपयोग करोगे. उसके बाद में आएगा आपको विटामिन ए और विटामिन सी का भी प्रयोग करना है. और कारखानों में कार्य के दौरान रसायन से बचाने हेतु सुरक्षात्मक कपड़े पहनाने चाहिए. और क्या करना चाहिए? त्वचा पर ऐसे कॉस्मेटिक का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे त्वचा की क्या हो? जो नमी हो वो क्या रहे? बनी रहे. और रोगी को बिस्तर पर स्नान करवाना क्या कहलाता है? बेड बाथ कहलाता है. बेड बाथ किस किस कैसे कैसे लोगों को दिया जाता है? जो लकवाग्रस्त हो या लॉन्ग टाइम से बेड पर ही रह रहे हो. जो लॉन्ग टाइम से बेड के ऊपर ही रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? बेड बाथ बोलते हैं. मतलब बेड रिडन पेशेंट होता है उसको जो बात दिया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेड बाथ बोलते हैं. जो बेड बाथ होता है वो किस टाइप्स ऑफ बेड बाथ कौन कौन से होते हैं? लकवाग्रस्त के लिए अलग होता है, गंभीर अवस्था में रोगग्रस्त के लिए अलग होता है, रोगी के लिए अलग होता है, ऑपरेशन के बाद के लिए अलग होता है, फ्रैक्चर वाले रोगी के लिए अलग होता है, और जो लंबे समय पर बिस्तर पर है उसके लिए अलग होता है. उसमें सबसे पहले इसका पर्पस क्या है ना? बेड बाथ का पर्पस क्या है? रोगी की त्वचा को क्या करना है? आपको
साफ करना है, त्वचा को विभिन्न प्रकार के संक्रमण से बचाना है, शारीरिक थकान को दूर करना है, शारीरिक रक्त परिसंचरण को क्या करना है, रूप से बढ़ाना है, शारीरिक पसीने की दुर्गंध को दूर करना है, शरीर के तापमान का नियमन करना है, रोगी के बिस्तर को व्रण से बचाना है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्या कर सके व्यक्ति, आराम प्राप्त कर सके। अपन को ये सब करना है ना। उसके बाद में आता है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर बेड बाथ। क्या क्या होते हैं जो इंस्ट्रक्शन जो बेड बाथ वाले व्यक्ति को फॉलो करने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है रोगी को बिस्तर स्नान करवाते समय क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम रोगी तथा उसके परिवार को बिस्तर पर स्नान करवाने के तरीके को बताना चाहिए, कैसे करवाते हैं। इसके लिए आपको उसकी जो प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखना चाहिए। किसकी, रोगी को। प्राइवेसी कैसे रखोगे कि भाई हॉल है, अलग अलग पेशेंट अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा ओपीडी में। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, कर्टन लगाना है। कर्टन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, रोगी को बिस्तर पर स्नान करवाया जा रहा है तो तापमान सामान्य से अधिक रखने के लिए आपको पंखे और ये सब क्या करने हैं, बंद करने हैं। प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व नर्स को अपने हाथों को अच्छी तरीके से क्या कर लेना, धो लेना है। और जो वो पानी यूज में ले रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 100 से लेके 115 डिग्री, है ना। उसके बाद में बिस्तर स्नान के दौरान नर्स द्वारा रोगी की संपूर्ण त्वचा का निरीक्षण अच्छी तरीके से कर बिस्तर व्रण का पता लगाया जाता है। रोगी की संपूर्ण त्वचा पर साबुन लगाया जाना चाहिए, ठीक है। और बिस्तरी घाव के अवलोकन हेतु आप क्या करोगे, उसमें जो बॉडी के जो बोन प्रोमिनेंस एरिया होते हैं, कौन से एरिया, बोन प्रोमिनेंस, उन पे अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। जो बोन प्रोमिनेंस एरिया होता है, ठीक है, उसको अच्छे की देखभाल करनी चाहिए। रोगी के संपूर्ण शरीर को अच्छे तरीके से साफ किया जाना चाहिए। बिस्तर स्नान के दौरान रोगी को आरामदायक स्थिति में रखा जाना चाहिए। स्नान के बाद रोगी की पीठ पर क्या लगाना चाहिए, लोशन वगैरह लगाना चाहिए, जिससे क्या रहे, शरीर में नमी बनी रहे। प्रक्रिया के दौरान रोगी के प्रश्नों का संतोष पूर्वक उत्तर देना चाहिए आपको, जो मानसिक सहारा प्रदान किया जाना चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, क्या क्या जो आर्टिकल्स होते हैं जो बेड बाथ में यूज में लिया जाता है बेड बाथ करने के लिए, एक सर्जिकल स्प्रीट होती है, ठीक है। उसके बाद में आएगा बाथ ब्लैंकेट होती है, लोशन होता है, बाथ थर्मामीटर होता है, बकेट होती है, स्मॉल बॉल होती है, बेसिन होती है, शॉप एंड शॉपडीज होती है, टाविल होती है, कपड़े होते हैं, और सीजर्स होती है, और क्या होगा, पाउडर होगा। ये सब आर्टिकल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद में बिस्तर स्नान की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से पूरी की जाती है। कैसे करोगे आप, सर्वप्रथम बिस्तर स्नान करवाने हेतु मतलब कहाँ बिठाना है, उसको एकांत में बिठाना है, जिसके लिए इकाई वाले मरे की खिड़की, है ना, दरवाजे तथा पंखे और ये सब क्या होने चाहिए, बंद होने चाहिए। रोगी को निजता प्रदान करने हेतु बेड के चारों ओर क्या लगाओगे आप, पर्दा लगाओगे। फिर तत्पश्चात नर्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामान को बिस्तर के पास लाकर आप उपस्थित रूप से क्या कर सकते हो, जमा कर सकते हो। और उसके बाद में आप क्या करोगे, बिस्तर स्नान की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है। कैसे, सर्वप्रथम बिस्तर स्नान करवाने हेतु इकाई में एकांत दिया बिठाया जाता है, जिसके लिए इकाई वाले मरे की खिड़की, दरवाजे तथा आप ये सबको क्या करोगे, बंद करोगे। रोगी को निजता प्रदान करने हेतु बेड के चारों ओर क्या लगाया जाता है, पर्दा लगाया जाता है। तत्पश्चात नर्स द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामान को बिस्तर के पास लाकर रख दिए जाते हैं। नर्स द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। रोगी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे संपूर्ण प्रक्रिया को क्या दे देना चाहिए, समझा देना चाहिए। अपन क्या करेंगे, रोगी को पूरी समस्या के बारे में समझा देंगे, ठीक है। बिस्तर स्नान हेतु उपयोग में लाए जाने वाले जल कितना रखेंगे, 100 से लेके 115 डिग्री रखेंगे। सर्वप्रथम रोगी की जो चिन्ह होगी वहां पर आप क्या रखोगे, टाविल रखोगे। इसके बाद रोगी के दोनों हाथों को अच्छे तरीके से साबुन में पानी मिलाकर धोया जाता है। तत्पश्चात साफ पानी में धोते रोगी के नाखून बड़े हो जाते हैं तथा उन्हें काट कर छोटा कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, काट कर आप क्या करोगे, इसको छोटा करोगे। चेहरे और हाथ साफ करने के बाद
चादर को थोड़ा हटाकर रोगी की छाती पर व उसकी कमर पर सफाई की जाती है। उस टॉवल से साफ कर सुखाया जाता है। कमर व छाती की सफाई के दौरान रोगी की एक्जिला की सफाई की जाती है। सबसे पहले कहाँ करेंगे? चीन की सफाई करेंगे। चीन की सफाई करने के बाद में आप क्या करोगे? हाथों की करोगे। हाथों के बाद में छाती की, छाती के बाद में कमर की, और कमर के बाद में एक्जिला की। उसके बाद में आर्टिकल की देखरेख। आर्टिकल की देखरेख कैसे करते हैं? प्रक्रिया समाप्त होने पर सभी सामान को हटा दिया जाता है। रोगी की इकाई के सारे खिड़की दरवाजे को खोलकर बंद कर दिया जाता खोल दिया जाता है। उपयोग में ली गई चादर व कंबलों को धोने के लिए भेजा जाता है। जो चादर ज्यादा गंदी हो गई है उसको कहाँ भेजेंगे? अपन लॉन्ड्री के अंदर भेजेंगे। प्रक्रिया समाप्त होने पर हाथों को वापस क्या कर लेंगे? अपन अच्छे तरीके से कैसे कर लेंगे? साबुन से। ठीक है। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, अपनी रिकॉर्ड और रिपोर्ट में इन सब की अपन जानकारी लिखेंगे। उसके बाद में आता है केयर ऑफ हेयर। हेयर की केयर कैसे करोगे? हेयर जो होता है अपनी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसकी देखभाल के लिए बालों में बहुत सारे कीड़े लग सकते हैं या जुएं हो सकती है, बालों में रूसी हो जाती है, और बालों का ऐसा में झड़ना होता है या सिर से गंजापन, ये क्या सब है? बालों की समस्याएं हैं। इसकी देखभाल के उद्देश्य क्या क्या है? बालों को साफ करना है, बालों को असमय टूटने से बचाना है, बालों में रक्त परिसंचरण तंत्र को बढ़ाना है जिससे बाल कम झड़ेंगे, सिर में जुओं के संक्रमण से बचाव करना है, बालों की वृद्धि को बढ़ाना है, व बालों को स्वस्थ रखना है। ठीक है। उसके बाद में आता है बालों की सफाई के दौरान उपयोग में लाए जाने वाले सामान। क्या क्या होता है? मैकिन्टोज होता है। क्या होता है? मैकिन्टोज होता है। किडनी ट्रे होती है, कार्बोलिक अम्ल होता है, डिटोल होता है, सेवलोन होता है, ऑयल होता है, टाविल होता है, कॉम्ब होता है, फेस टाविल होता है, कॉटन स्वाब होता है, बकेट होती है, जग होते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका प्रोसीजर, सर्वप्रथम क्या करेंगे अपन? सर्वप्रथम चिकित्सक के परामर्श अनुसार शैम्पू का चयन करते हैं कि शैम्पू कैसा लेंगे। रोगी के बालों के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को बेड के पास वाली टेबल पर रख देंगे। रोगी का सहयोग प्राप्त करने हेतु उसे संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में, जब भी अपन कोई प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उसको बताते हैं कि भाई आपके साथ में हम ये करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में रोगी के कंधों के नीचे तकिए को हटा कर क्या रखते हैं? मैकिन्टोज को रखते हैं। प्रारंभ प्रक्रिया करने से पूर्व हाथों को क्या करेंगे? अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। रोगी के कानों में रुई लगाएंगे जिससे जो पानी होगा वो कानों में ना जाए। बालों की कंघी की सहायता से सुलझाएंगे, और रोगी की आंखों व चोरों चेहरे को किससे ढकेंगे? अपन टॉवल से। तत्पश्चात बालों को पानी से मिला करके उनमें शैम्पू लगाया जाता है। बाल धोने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 110 डिग्री होना चाहिए। बालों को अच्छी तरीके से रगड़ कर धोना चाहिए। तत्पश्चात आप क्या करोगे? बालों को साफ पानी से धोएंगे। कम से कम कितनी बार? 13 या 14 बार धोना चाहिए। टॉवल की सहायता से गीले बालों को साफ करना चाहिए। रोगी के चेहरे का टॉवल की सहायता से पोंछ लेना चाहिए क्योंकि उसमें क्या लग जाता है? पानी लग जाता है। रोगी के कंधों के नीचे से मैकिन्टोज को हटाकर उसको कहाँ में डाल देंगे? बाल्टी में डाल देंगे। रोगी के कानों से रुई को भी निकाल लेंगे और उसे कचरा पात्र में डाल देंगे। अंत में रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान की जाती है। यदि प्रक्रिया के दौरान बिस्तर की चादर गीली हो जाए तो उसको भी अपन को क्या लेना चाहिए? बदल लेना चाहिए। उपयोग में लिए सभी सामान को उपयुक्त स्थान पर रख देना चाहिए। नर्स द्वारा प्रक्रिया समाप्त होने पर अपने हाथों को क्या करना चाहिए? अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। उसके बाद में आता है केयर ऑफ हैंड एंड नेल्स। हैंड एंड नेल्स की कैसे केयर करोगे? हाथों द्वारा हम दिनचर्या में लगभग सभी कार्य किसके द्वारा करते हैं? हाथ के द्वारा ही करते हैं, जिससे हाथ विभिन्न चीजों के संपर्क में आकर गंदे हो सकते हैं तथा उन वस्तुओं पर उपस्थित जीवाणु के संपर्क में आकर अपन क्या हो सकते हैं? संक्रमित हो सकते हैं। हाथों को संक्रमण से बचाने के लिए नियमित रूप से क्या करना चाहिए? साबुन का और पानी की सहायता से साफ करना चाहिए। खाना खाने से पूर्व, खाना खाने के बाद में, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले। ठीक है। और नाखूनों को अपन को क्या करना चाहिए? काट कर रखना चाहिए, बड़े बड़े नहीं रखने चाहिए। ये आदि जो आपको आदि काम करने से आप क्या हो सकते हो? संक्रमित से बच सकते हो। अब आती है पैरों की देखभाल, है ना? केयर ऑफ फिट। फिट की केयर कैसे करते हैं? फुट होता है ना। उसके बाद में आएगा कि पैरों में निम्नलिखित संक्रमण की संभावना रहती है। पैरों की त्वचा से हम प्रवेश कर पैरों को संक्रमित कर सकते हैं। फाइलेरिया के कारण पैरों का संक्रमण होता है जिससे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। जो पैर होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं ना, सूजन आ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाथी पांव रोग भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग के कारण पैरों के विभिन्न भागों की क्षति हो जाती है। क्लब फिट और
टेलीपेज रोग से पैरों की त्वचा मोटी हो जाती है। हृदय व यूरिनरी रोग में बायलैटरल पिटिंग ओडिमा हो जाता है। कुल मिला के पैरों में सूजन आ जाती है। पैरों की देखभाल के लिए क्या क्या कर सकते हो? जूते वे पैरों के नाप के अनुसार ही खरीदे जाने चाहिए, ज्यादा बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है, कंफर्टेबल फील होना चाहिए। नियमित रूप से पैरों को साबुन व जल की सहायता से क्या करना चाहिए? आपको साफ करना चाहिए। पैरों तथा नाखून की देखभाल के रोगों से बचाव हेतु की जाने वाली, पैरों के तले में आपको मसा होने पर संक्रमण हो सकता है, पैरों में दाद हो सकता है, नाखून को अनियमित रूप से काटने पर अनियमित नाखून की समस्या उत्पन्न हो सकती है, पैरों से बुरी गंध आना, ठीक है। ये सब उपयोग में लिए जाने वाले सामान, आप क्या क्या चीज ले सकते हो यूज में, है ना, पैरों को साफ करने के लिए। सबसे पहले आता है बेसिन। तो आपको जो अपने पैर है वो कहाँ डुबा के रखने हैं? बेसिन के अंदर। नेल कटर, ठीक है, लार्ज ट्रे, मैकिंटोश, ट्वाल, बाथ थर्मोमीटर, स्मॉल टेबल और बेसिन 2, है ना। उसके बाद में आएगा प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप क्या करोगे? पैरों की देखभाल करने के लिए, पैरों की सफाई के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को एकत्रित कर व्यवस्थित रूप से रोगी के पास जमा लेना चाहिए। प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व रोगी को संपूर्ण प्रोसीजर के बारे में बताना चाहिए। प्रक्रिया प्रारंभ कर रोगी को एकांत व निजता प्रदान करनी चाहिए। कर्टन्स लगाने चाहिए। उपयोग में लिए जाने वाले पानी का टेम्परेचर वही 100 से 110 डिग्री होना चाहिए। बेसिन को फ्रेश पर रखकर रोगी के पाँव को बेसिन में रखने के लिए कहा जाता है और रोगी को कैसे रखेंगे? आरामदायक स्थिति में रखेंगे। रोगी के पैरों व उंगलियों को 10 से 20 मिनट तक पानी में डुबोकर रखते हैं, जिससे पैरों के कठोर मस्से नम हो जाते हैं तथा गंदगी पानी में घुल जाती है। पैरों को पानी से बाहर निकालकर पैरों को टॉवल की सहायता से साफ किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के समाप्त होने पर सभी सामान अपने स्थान पर अपन को क्या करना चाहिए? वापस रख देने चाहिए। फिर आती है आंखों की देखभाल या आईज की केयर। आईज की केयर कैसे करोगे, है ना? आईज की उचित देखभाल ना होने पर क्या क्या बीमारी हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको अपर कंजक्टिवाइटिस, जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ कंजवाइटिस होता है, ठीक है। ट्रेकोमा हो सकता है। इंजरीज यानी क्रोनियल अल्सर हो सकता है। रेफ्रिक्शनल ईरर मतलब निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष हो सकता है। माल न्यूट्रिशन यानी जीरोप्थेमिया या फिर रात्रि अज्ञता रोग, मतलब रात में दिखना कम हो सकता है। यदि इन अवस्थाओं में उपचार नहीं किया जाता है तो अंधपान से बचाव हेतु, मतलब अंधापन, मतलब आप क्या हो सकते हो? ब्लाइंडनेस हो सकती है। अर्ली ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस करना चाहिए। गुड पर्सनल हाइजीन रखनी चाहिए। बैलेंस डाइट देनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट होना चाहिए और हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या करोगे? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन करोगे, आई स्ट्रेन करोगे, आंखों को अज्ञात से बचाओगे, बैलेंस डाइट लोगे, रेगुलर चेकअप कराओगे, आंखों की स्वच्छता की देखरेख करोगे। आंखों की देखरेख में आप क्या करोगे? आंखों को धूल मिट्टी से बचाओगे, नवजात की आंखों की देखभाल करोगे, वह हानिकारक अभ्यास या प्रयास करोगे, ठीक है। उसके बाद में आएगा आंखों का तनाव या आई स्ट्रेन, ठीक है। आंखों के तनाव से बचने के लिए अच्छे प्रकाश में पढ़ाई करने, मतलब आप अगर आप गुड इन्वायरमेंट या गुड वो नहीं होगा तो आपको क्या आंखों पे जोर डालना पड़ेगा, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी आप पढ़ाई करो तो आप वहां पर क्या होना चाहिए? प्रकाश ज्यादा होना चाहिए। चलती बस तथा ट्रेन में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अत्यधिक बारीक लिखाई नहीं लिखनी चाहिए। आंखों को सूर्य के सीधे प्रकाश में नहीं ले जाना चाहिए। सनग्लासेस का उपयोग करना चाहिए। संतुलित आहार। अच्छा मुझे बताओ, आंखों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो कौन होता है? विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए, है ना। और जो विटामिन ए होता है, जब बेबी जब बेबी का बर्थ होता है ना, तो विटामिन ए की 2 डोज लगती है। एक लगती है 9 मंथ पर, ठीक है, एक लगती है 12 मंथ पर।
इसमें लगती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, इसके अंदर लगती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या लगती है? विटामिन ए लगती है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि आंखों के अज्ञात से बचाना। आंखों को अज्ञात से कैसे बचा सकते हो? मतलब आंखों में किसी पदार्थ या वस्तु के चोट लगने से क्षतिग्रस्त होने की संभावना सर्वाधिक होती है। आंखों को दुर्घटनावश या फैक्ट्री में काम करते समय पटाखों से, धनु मतलब कोई भी चीज से आपको आपकी आंखों में क्या लग सकती है, मतलब कोई भी हानिकारक चीज है जिससे आपकी आंखें क्या हो सकती है, मतलब खराब हो सकती है या उनमें चोट लग सकती है, उनसे आपको क्या करना है? बचाना है। जैसे पटाखों वटाखों से, इन सब से। ठीक है, नियमित निरीक्षण 10 वर्ष की आयु तक वर्ष में 1 बार, अगली आयु में वर्ष में 3 बार आपको क्या करना चाहिए? नियमित निरीक्षण, जिसको अपन रूटीन चेकअप भी बोलते हैं, है ना। तो आपको रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, किसका? पूरी बॉडी का। उसके लिए आपने क्या करना चाहिए कि नियमित जांच से समय रहते रोग का निदान व इनका पता लगाया जा सकता है। क्या क्या होता है? आंखों में पानी का बहना, ठीक है, पलकों में सूजन, सिर दर्द, आंखों में स्पॉट बनना, आंखों का जल्दी थक जाना, आयु बढ़ने के साथ साथ निकट दृष्टि दोष होना, ठीक है, और दूर दृष्टि दोष की संभावना बढ़ती हो जाती है। इसके निदान हेतु उत्तल व अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंखों की निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें आपको दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, और जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें आपको पास का साफ नहीं दिखाई देता। इसके लिए अपन एक ट्रीटमेंट भी लेते हैं, उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद में आएगा आंखों की स्वच्छता की देखरेख। आंखों तथा उसके आसपास की त्वचा को नियमित रूप से जल से साफ किया जाता है। सुबह सुबह आंखों को नियमित रूप से क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। रात को सोने से पूर्व आंखों के अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, और आंखों को गंदे कपड़ों या हाथों से स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भी आंखों पे हाथ लगा तो अपन को क्या करना चाहिए? हाथ साफ कर कर, है ना। नवजात की आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हो आप? जन्म के समय कंजक्टिवाइटिया को संक्रमित होने से बचाया जाना चाहिए। आंखों को वी संक्रमित रुई की सहायता से 1% सिल्वर नाइट्रेट डाला जाना चाहिए। उसके बाद में आएगा आंखों में काजल या सुरमा लगाने से संक्रमण की संभावना रहती है। जो आप काजल और ये सब लगाते हो वो आपको नहीं लगाना चाहिए आंखों में। इन चीजों से क्या हो सकता है? संक्रमण हो सकता है। अब माउथ की केयर कैसे करोगे? व्यक्ति मुख द्वारा आहार का सेवन करता है, ठीक है, भोजन को चबाने और निगलने के पश्चात भोजन के कण मुख्यतः दांतों में क्या हो जाते हैं? अटक जाते हैं कहीं पे और सड़ जाते हैं, और मुख से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। इनसे बचाव हेतु मुख्यतः स्वच्छता अनिवार्य है। माउथ की केयर कैसे करोगे? मुख की सफाई से व्यक्ति को तरोताजा एहसास होता है। मुख की सफाई से लार का स्रवण जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मसूड़ा से संबंधित रोगों से बचाव किया जाता है। दांतों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। दांतों के संबंधित रोगों जैसे पायरिया, जीभ का रोग आदि हो जाते हैं। दांतों के कैसे बता सकते हो आप? सबसे पहले किस किस में हो सकता है? पैरालाइज पेशेंट में हो सकता है, हाइपरएक्सिया में हो सकता है, माल न्यूट्रिशन में कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन में कर सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में कर सकते हैं, सीरियसली इल पेशेंट में कर सकते हैं, अनेबल पेशेंट में कर सकते हैं, और पेशेंट हु डिपेंड्स ऑन लिक्विड डाइट, है ना, उसमें कर सकते हैं। उसके लिए माउथ हाइजीन के लिए आप कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है? स्टोमाइटिस, जिसको बोलते हैं कि मुंह की श्लेष्मा के संक्रमण में क्या आ जाना? सूजन आ जाना, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमाइटिस बोलते हैं। पर्टोडाइटिस क्या बोलते हैं? पेरिट्योड, जो पेरिट्योड बोन होती है उसके संक्रमण में आ जाना। ग्लोस्टोसिस मतलब जीभ का संक्रमण या इंफ्लामेशन ऑफ द टंग, उसको गैंग्रियोनियस स्टोमाइटिस यानी मुख का कैंसर। और जिनेवाइटिस मतलब मसूड़े का संक्रमण। ओटाइटिस मीडिया मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द मिडल लेयर। क्या होता है? इंफ्लामेशन ऑफ द मिडल लेयर। ओटाइटिस मतलब क्या होता है?
इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल लेयर, ठीक है। और ग्लूसाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, ठीक है। उसके बाद में आता है कि टॉन्साइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स यानी आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उनमें क्या आता है? खून आता है। डेंटल की केयर कैसे कर सकते हो? दांतों का क्षरण होना, ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे? डेंटल केयर करोगे। अब केयर ऑफ टीथ कैसे करते हैं? केयर ऑफ टीथ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? दांतों को फर्श से साफ करना चाहिए, मतलब ब्रश जो होता है उससे क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। रेगुलर डेंटल चेकअप होना चाहिए। यूज ऑफ फ्लोराइड्स करना चाहिए। हैबिट्स, डाइट और केयर ऑफ डेंट्रोस, जो डेंचर्स आते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में क्या आता है? दांतों को ब्रश से साफ करना। कैसे साफ करते हो? दिन में कम से कम 2 बार दांतों की सफाई की जानी चाहिए। दांतों की सफाई के लिए रोगी द्वारा जो टूथब्रश यूज किया जाता है, जैसे टूथ पाउडर और कोयला आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। दांतों पर नम प्रोटीन युक्त पदार्थ जमा होता है जिसको डेंटल फ्लूइड कहते हैं। इसकी सफाई हेतु टूथब्रश का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दांतों के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश को सम्मिलित उपयोग सर्वोत्तम उपाय है। मुख की सफाई करते समय जीभ की सफाई भी की जानी चाहिए। नियमित रेगुलर डेंटल चेकअप, प्रत्येक व्यक्ति को 1 साल में कम से कम 2 बार आपकी दांतों का परीक्षण करवाना चाहिए, जिससे समय रहते दांतों की समस्याओं का निदान किया जाता हो। कुछ देशों में या विद्यालयों में बच्चों का नियमित दंत डायग्नोसिस किया जाता है। फ्लोराइड का उपयोग, है ना, यूज ऑफ फ्लोराइड। यदि पीने के पानी में 5 ग्राम पर लीटर से कम फ्लोरीन की मात्रा होती है तो वह दंत श्रेय संबंधी मतलब टीथ की प्रॉब्लम कर सकता है। अतः इसके उपचार के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। बाजार में फ्लोरीन युक्त टूथपेस्ट का उपलब्ध होते हैं जिनका अपन को क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। कई प्रकार की बुरी आदतों के कारण भी दंत श्रेय रोग हो सकता है, जैसे मीठी वस्तुओं को मुंह में अधिक समय तक रखना, बच्चों द्वारा दूध पीने की बोतल को मुंह में अधिक समय तक रखना। इनसे कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है, जिसके समाधान के लिए आपको लोगों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों में बचपन से ही मुंह की सफाई करना, ब्रश करना आदि आदतों का विकास करना चाहिए, ठीक है। आहार में विभिन्न पदार्थों जैसे चीनी, मिठाई, जलेबी, पेस्ट्री, केक आदि, इन सब का उपयोग अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे भी चिकने व चिपचिपे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से वह अपने दांतों पर चिपक जाते हैं। इस समस्या से बचाव हेतु सब्जियां या फलों का उपयोग करना चाहिए। उसमें भी मेन किसका दे रखा है? सेव और गाजर का, ठीक है। उसके बाद में आता है केयर ऑफ डेंचर। डेंचर मतलब नकली दांतों की देखभाल के लिए प्रत्येक बार भोजन के सेवन करने पर दांतों को निकाल कर अच्छी तरीके से ब्रश से साफ करना चाहिए। रात्रि को सोने से पूर्व नकली दांतों को मुख से निकाल कर रख देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट, है ना, जो कि जो बेवस इंसान है उसकी देखभाल आप कैसे कर सकते हो? अनकॉन्शियस पीपल होता है उसकी। तो बेवस व्यक्ति सर्वप्रथम अपने मुख की देखभाल नहीं कर सकता है, अतः हमें सबसे पहले किसकी सफाई करनी चाहिए? माउथ की, ठीक है। माउथ में कैसे करोगे आप? प्रोसीजर ऑफ माउथ केयर। स्टेप फर्स्ट, मुख की देखभाल के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त विलेन का चयन करते हैं, जिसमें अपन किसका यूज लेते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। कितने रेशियो में लेते हैं? 1:8।
और फिर किसका करते हैं MnO4 का, जो कितना परसेंट लेते हैं 1:500, ठीक है। उसके बाद में आता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, कितना लेते हैं 500 ml, और फिर क्या लेते हैं NaCl, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करोगे, मुख की सफाई के लिए ट्रे तैयार करना। माउथ केयर के लिए ट्रे तैयार करते समय क्या क्या बातों का ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स लोगे। सबसे पहले लोगे डिजिटिंग फोर्सेप लोगे, आर्टरी फोर्सेप लोगे, फेस टॉवल लोगे, स्मॉल मैकिंटोस लोगे, स्वाब लोगे, टंग डिप्रेशर लोगे, पेपर बैग लोगे, किडनी ट्रे लोगे, फीडिंग कप लोगे, और क्या लोगे सॉल्यूशन लोगे, ठीक है। उसके बाद में रोगी को तैयारी करना। रोगी यदि स्टेप थर्ड, रोगी यदि सुन सकता है तो प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उसको अपन सारा प्रोसीजर बताएंगे। रोगी को शांत व एकांत वातावरण प्रदान करेंगे। रोगी की चिन के नीचे टॉवल या मैकिंटोस को रखेंगे। किडनी ट्रे को रोगी के मुख के पास लेके जाएंगे। मुख की सफाई के दौरान निकलने वाला जो द्रव्य है किडनी ट्रे में आ जाए, और रोगी के दांतों को टूथब्रश से साफ किया जाना चाहिए। रोगी यदि बेहोश हो या मुंह में पानी नहीं डाला जाता है तो फोर्सेप की सहायता से या स्वाब को पकड़कर पहले गालों पे, फिर मसूड़ों पर, फिर उसके बाद में दांत और होठ को साफ करना चाहिए। उसके बाद में आता है टंग डिप्रेशर। टंग डिप्रेशर की सहायता से जीभ को साइड में कर मुंह की सफाई अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। स्वाब को मुंह की सफाई के दौरान आवश्यकता अनुसार जल में डुबोकर साफ करना चाहिए। प्रक्रिया के अंत में टॉवल की सहायता से रोगी के होठों तथा मुख को साफ किया जाना चाहिए। होठों को फटने से बचाने के लिए उन पर ग्लिसरीन का उपयोग किया जाना चाहिए। स्टेप फोर्थ, रोगी को आरामदायक स्थिति में लेटाना। प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाने वाले आर्टिकल्स की सफाई पूर्वक उन्हें उपयुक्त स्थान पर रखना। वे पदार्थों को कचरा पात्र में डालना, और फारसेप को गर्म करने में उबालकर, है ना, फोर्सेप या फिर जो आपने लिया है उन सबको क्या करना, उन्हीं के स्थान पर रखना उबाल कर, है ना। उसके बाद में आएगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। ये जो भी आपने दांत की सफाई की है, मुंह की सफाई की है, उनके भाग का अवलोकन किया है, यदि किसी प्रकार की असमानता पाई जाती है तो उसको आपको क्या करना है, उसकी साफ सफाई जब भी की जाती है तो उनको क्या करना है, आपको उसकी देखभाल करनी है, ठीक है। या फिर कोई अबनॉर्मलिटी पाई गई है उसको आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अपन ने आज क्या पढ़ा, कि अपन कैसे मुख की देखभाल कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे टॉपिक हाइजीन ऑफ द बॉडी, है ना। क्या पढ़ा अपन ने, हाइजीन ऑफ द बॉडी। उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि अपन जैसे माउथ की देखभाल कैसे कर सकते हैं, हेयर की, सॉरी अपन ने सबसे पहले पढ़ा स्किन की, फिर अपन ने पढ़ा हेयर की, फिर आपने पढ़ा कि आप है ना अनकॉन्शियस पेशेंट की देखभाल कैसे कर सकते हो। उसके बाद में आपने पढ़ा कि हेयर की देखभाल के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कैसे क्या करेंगे अपन। फिर अपन ने पढ़ा कि जो आई की देखभाल कैसे कर सकते हो। फिर अपन ने पढ़ा कि अपन दांत की देखभाल कैसे कर सकते हो। कितने टॉपिक पढ़े, 5 टॉपिक, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब तक अपन ने पढ़ा था कि अपन स्किन की केयर कैसे करते हैं, अपन बॉडी की केयर कैसे करेंगे, अपन माउथ की केयर कैसे करेंगे, अपन हेयर की केयर कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। आज अपन क्या पढ़ेंगे कि अपन एयर की केयर कैसे करेंगे, है ना। किसकी केयर, एयर की केयर। एयर की केयर कैसे करोगे, ये एक अत्यधिक संवेदनशील संवेदक होता है। कानों द्वारा आप क्या करते हो, आपका शारीरिक संतुलन बना रहता है। अपन एयर के काम क्या क्या होते हैं ना, इससे क्या होता है, आपका जो शारीरिक संतुलन है वो बना रहता है। सुनने का कार्य किया जाता है। यदि नाक व गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो वह मध्य कण को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है। अगर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कान की केयर कैसे करते हैं या एयर की केयर कैसे करते हैं। एयर की केयर, एयर अपने लिए क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, शारीरिक संतुलन, मतलब अपनी बॉडी में क्या करता है, एक तो बैलेंस बनाने का काम करता है जो एयर होता है ना। एक तो क्या करेगा, बैलेंस बनाने का काम करेगा, और एक क्या करेगा, हियरिंग, है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो, है ना।
तो एक तो आप में की बॉडी में बैलेंस बनाने का काम होगा, एक जिससे आप हियरिंग कर सकते हो या सुन सकते हो। यदि नाक व गले में आपके अगर जो नाक है ना, नोज, या फिर आपका जो ये टंग मतलब ये जो गला है ना, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपके कौन से ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है? मिड ईयर में। कौन से ईयर में? मिड ईयर में। यदि आपके है ना, मतलब आपके अगर है ना नोज में है ना, अगर आपके नोज में या फिर नेक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे होगी? आपके जो मिडल एयर है उसमें भी होगी, है ना। किसमें होगी? मिडल एयर में भी होगी। उसके बाद में आप ये देखोगे कि जो आपके एयर है ना, आपके एयर है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जो एयर होता है कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का होता है, जिसमें सबसे पहले होता है, अपन अंदर से शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है, चलो अपन बाहर से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? एक्सटर्नल एयर। फिर क्या आएगा? मिडल एयर। और फिर क्या आएगा? इंटरनल एयर, है ना। या फिर अब मुझे ये बताओ कि जो बोन्स होती है ना, जो सबसे छोटी बोन होती है अपनी बॉडी में, वो कहाँ पर होती है? ईयर के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? ईयर के अंदर होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोन। क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोन। उसके बाद में है कि ईयर में, ईयर के है ना, कानों में जो दर्द होता है उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईयर के बोलते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है कि ईयर के आंतरिक ऊतकों में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो मिडल एयर होता है उसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे अपने कानों में क्या होता है? दर्द होता है। जिससे अपने कानों में क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है। एनी डिस्चार्ज फ्रॉम एयर, यदि जल के समान या पश युक्त हो सकता है, जो कि जीवाणु या कवक के संक्रमण से हो सकता है। आपने देखोगे ना कि आपके कान में ना कभी कभी पानी भर जाता है, या फिर जो पस आता है ना, वो संक्रमण हो सकता है। सर्वप्रथम बारीक अम्ल से साफ किया जाता है उसको। तत्पश्चात सल्फेक्टिमाइड की दवाई को बूंद बूंद करके कानों में डाला जाता है। किसकी दवाई को? जो सल्फेक्टिमाइड दवाई होगी उसको आप कैसे डालोगे? अपने कानों में जो बूंद बूंद करके डालोगे। कैसे डालोगे? बूंद बूंद करके डालोगे। उसके बाद में आता है फॉरेजन बॉडीज। बच्चे खेल खेल में कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जब खेल खेल में होते हैं तो उनके कानों में कोई चोट लग जाती है, या कोई कीड़ा होता है जो कानों में चला जाता है ना। इन समस्याओं के समाधान हेतु क्या क्या उपाय करते हैं अपन? सबसे पहले क्या आएगा? स्नान के दौरान कानों में पानी के प्रवेश से, मतलब जब भी आप मतलब नहा रहे हो या स्नान कर रहे हो तो आपको आपके कानों में पानी जाने से बचाना है कि उसमें पानी ना जाए, है ना। अधिक शोर से दूर रहना है आपको, है ना। अधिक शोर से आपको क्या रहना है? दूर रहना है। नाक व गले के संक्रमण का तुरंत उपचार करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कान को नियमित रूप से साफ करना है। कानों में अत्यधिक मात्रा में वैक्स जमा नहीं होने देना है। बच्चों को समझाना है और सिखाना है कि खेल खेल में किसी भी पदार्थ को अपने कानों में ना डालें। उसके बाद में आप क्या करोगे कि जो एलिमिनेशन केयर ऑफ द बाउल्स एंड द ब्लेडी, जो अपना बाउल होता है और अपना जो ब्लेडर होता है ना, उत्सर्जन तंत्र, जिसकी देखभाल आप कैसे करोगे? सबसे पहले आएगा मासिक स्त्राव के समय स्वच्छता, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके दौरान आप कैसे करोगे? मासिक स्त्राव के दौरान आप रूप से स्नान किया जाना चाहिए और इंटरवेजाइनल टेम्पोनन का उपयोग किया जाना चाहिए। मासिक स्त्राव में अनयूजुअल डिस्चार्ज होने पर चिकित्सक से परामर्श लेना दिया जाना चाहिए। और मासिक स्त्राव के दौरान सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? सैनिटरी पैड का। केयर ऑफ द पेरिनियल एरिया, आप पेरिनियल एरिया की केयर कैसे करोगे, है ना। अल्ट्रेशन इन द यूरिनरी एलिमेशन, आप इसके लिए क्या करोगे? जिसको बोलते हैं मिचुरेशन। क्या बोलते हैं?
मिचुरेशन, जिसको क्या बोलते हैं, मूत्र विसर्जन, शरीर की एक सामान्य कार्य की क्रिया है। शरीर में किसी प्रकार की कार्यशीलता अथवा इकाई की समस्या के कारण मूत्र विसर्जन में कई क्रिया प्रभावित होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी इलिमिनेशन और बाउल इलिमिनेशन। मिचुरेशन क्या होता है, जो मूत्र करने की प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिचुरेशन बोल सकते हैं। और यूरिनरी रिटेंशन मतलब आपका जो यूरिन है उसको पास आउट करने में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ना। मूत्र जो यूरिन होता है जो अपने क्या होता है वही रुक जाता है, वो पास आउट नहीं हो पाता है। और यूरिनरी इनकॉन्टिन्यूअस मतलब कि जो यूरिन होता है वो मतलब क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है ना। कैसे गिरता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। उसके बाद में आता है यूरिनरी रिटेंशन। जब यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र मतलब यूरिन एकत्रित हो जाता है, अतः यूरिनरी ब्लैडर से त्यागने में आप असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन मतलब क्या होगा कि जो यूरिन है वो कहाँ भर चुका है, यूरिनरी ब्लैडर में तो भर चुका है, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है आपके ब्लैडर में कि उस यूरिन को क्या करे, पास आउट कर पाए बाहर। अगर वो यूरिन पास आउट नहीं होता तो फिर क्या रहेगा, वो अंदर ही रहेगा, अंदर होके क्या करेगा, वो इकट्ठा होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। क्या बोलते हैं, यूरिनरी रिटेंशन। उसके बाद में आता है कोजेज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन है उसके कोजेज क्या क्या है, किस किस कारण से हो सकता है, मतलब बेहोशी की अवधि अधिक समय तक रहने के कारण, है ना। अगर किसी मतलब किसी पेशेंट को आपने है ना बेहोश कर रखा है, क्यों, अगर उसकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है या बेहोश है तो उसको यूरिन पास आउट करने की कोई सुध-बुध नहीं है कि वो यूरिन कैसे पास आउट करेगा कैसे नहीं करेगा, तो यूरिन जो होगा वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगने पर, गर्भ अवस्था के कारण, कब्ज के कारण, और यूरिनरी मूत्र संसाधन में किसी भाग के चोटग्रस्त होने पर, और वातावरणीय परिवर्तन के कारण, दैनिक दिनचर्या में बदलाव होने से, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली औषधि, तरल द्रव के कम उपयोग से, शल्य क्रिया से, और मांसपेशियों से, है ना, मांसपेशियों के तनाव के घट जाने से। उसके बाद में आएगा साइन ऑफ सिम्टम। यूरिनरी रिटेंशन के साइन ऑफ सिम्टम क्या है ना, उसके लिए शारीरिक थकान, आप शारीरिक थकान महसूस होगी, आपको अधिक पसीना आएगा, मूत्राशय का आफरा आना, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, दीवार में खिंचाव आ जाता है। क्या आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में खिंचाव आ जाता है। अब आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करोगे, इस रोग के उपचार हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। क्या क्या, रोगी को मूत्र विसर्जन के लिए सदैव आरामदायक स्थिति में रखा जाता है, और रोगी की निजता का ध्यान रखा जाना चाहिए। रोगी के मांसपेशियों, तनाव व पीड़ा को कम करने के लिए उसे आप कौन सी बात दोगे, शीश बात दोगे, अथवा गर्म पानी की थैलियों से सिंचाई की जाती है, सिकाई की जाती है। रोगी को मानसिक सहारा प्रदान करोगे। रोगी को मूत्र विसर्जन हेतु गर्म एनिमा दिया जाता है। रोगी को अत्यधिक मात्रा में द्रव्य पदार्थ जैसे चाय आदि का सेवन नहीं, पानी आदि का सेवन कराया जाता है। रोगी को समय समय पर बेडपान तथा यूरिनल दिया जाता है, और चिकित्सा के परामर्श के अनुसार औषधि भी दी जाती है। उसके बाद में आएगा यूरिनरी इनकंटिन्यूअस। वो क्या पढ़ा था अपन ने, यूरिनरी रिटेंशन पढ़ा था। अब क्या पढ़ रहे हैं, यूरिनरी इनकंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। यूरिनरी इनकंटिन्यूअस में क्या होगा, मूत्र विसर्जन की क्रिया का अनियंत्रित हो जाना व असंयमित मूत्र विसर्जन कहलाता है। असंयमित मूत्र विसर्जन निम्न प्रकार का होता है। टोटल इनकंटिन्यूअस, इस रोग में रोगी का मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिससे मूत्राशय में मूत्र एकत्रित हुए बिना ही विसर्जित हो जाता है। इसका कोज क्या है, ये एक तो स्पाइनल कोड संक्रमित होने पर, और एक उस पे चोट लग जाने पर। एक तो स्पाइनल कोड होगा, दूसरा क्या होगा, प्रेशर इनकंटिन्यूअस। एक तो क्या था, टोटल इनकंटिन्यूअस, अब क्या है, प्रेशर इनकंटिन्यूअस। इस रोग में दाब के कारण बूंद बूंद करके मूत्र से विसर्जित किया जाता है। ये दबाव उदरनीय मांसपेशियों के कारण होता है, जो कि खांसी आते समय, हंसते समय और मूत्राशय पर दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद में आएगा स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस। क्या आएगा, स्ट्रेस इनकंटिन्यूअस। ये एक प्रकार की अनिश्चित क्रिया व तनाव के कारण होता है। इसके कोजेस क्या क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, वातावरणीय परिवर्तन, संवेदनाओं में परिवर्तन, पेरिनियम मांसपेशियों तनाव का घट जाना, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाना,
मूत्र मार्ग का संक्रमण, बेहोशी की अवस्था, वृद्धावस्था, लकवाग्रस्त रोगी और हृदय रोगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा कि ट्रीटमेंट। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मांसपेशियों का व्यायाम करवाओगे, रोगी को प्रत्येक 2 घंटे में मूत्र त्यागना चाहिए, रोगी को मूत्र त्यागने के लिए बेडपान दिया जाता है, रोगी की त्वचा को साफ किया जाता है, वह सूखा रखा जाता है और कंटेनर की सहायता से मूत्राशय को खाली किया जाता है ना, किसकी? कैथेटर की सहायता से। उसके बाद में आएगा बाउल एलिमिनेशन। वो तो क्या था? यूरिनरी इनकंटिन्यूअस, जो 3 टाइप्स का था या 4 टाइप्स का था। उसके बाद में आएगा बाउल इनकंटिन्यूअस में आप क्या करोगे? भोजन के पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों को आंत के अंतिम भाग्य मलाशय से गुदा की ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो मल के रूप में उत्सर्जन कर दिया जाता है ना। मतलब इसमें आपको वो वाली जो अपन ने उसमें पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो वाली प्रोसेस बता रखी है। इसके अंदर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रेशेदार भोजन हो गया, या फिर व्यायाम नियमित रूप से, तनाव रहित वातावरण, आरामदायक स्थिति में बैठना व तरल का सेवन करना। उत्सर्जन को अनियमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? संवेगात्मक स्थिति, तरल का कम उपयोग करना, नींद लेने वाली औषधि का प्रयोग करना, स्लीप पल्सेस जो आप लेते हो, अधिक प्रोटीन युक्त तथा कार्बोहाइड्रेट आहार का सेवन करना। इसकी समस्याएं क्या क्या है? जिसमें सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फेशियल इनकंटिन्यूअस, फिकल इनकंटिन्यूअस और फ्लेटोलेंस, है ना। इसमें आप कॉन्स्टिपेशन मतलब समस्या होना कि जो अपन डाइजेस्ट किया हुआ जो फूड होता है उसको इजीली बाहर पास आउट नहीं कर पाते हैं। डायरिया मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और फिकल इनकंटिन्यूअस मतलब जो जो फिकल है वो इनकंटिन्यूअस तरीके से बाहर आ रहा है। उसके बाद में आएगा कि फेल्यूटिलियस मतलब आपके जो भोजन मतलब जो फूड है वो सिर्फ आपके पेट में ही है, उसके अलावा वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? इस रोग में जो फिटल या फिकल होता है कठोर हो जाता है तथा फिकल त्याग अनियमित व कठिनाइयां हो जाती है। कौन कौन से साइन सिम्टम है? जी मचलाना, सिर में दर्द होना, थकान महसूस होना व भूख की कमी, ये इसके क्या है? साइन और सिम्टम है। उसके बाद में आता है कोजेस, है ना। कोजेस में क्या आएगा कि जो स्टूल है, स्टूल त्याग की इच्छा होने पर भी टाल देना, अनियमित स्टूल उत्सर्जन, भावनात्मक व्यवहार, मांसपेशीय कमजोरी, मेरुदंड यानी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंजरी, उदरणीय शल्य क्रिया होने के कारण कम रेशेदार भोजन का उपयोग करना व पेय पदार्थों का कम उपयोग करना, ये सब इसके अंदर आएगा। उसके बाद में होता है ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में क्या आएगा कि जो भोजन है, भोजन में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार आहार को शामिल करना चाहिए, जैसे फल, छिलके वाली दालें, चोकर युक्त अनाज आदि। नियमित रूप से प्राप्त काल में ही जो स्टूल है वो त्याग करना चाहिए और व्यक्ति या रोगी को स्टूल त्याग हेतु शांत तथा एकांत वातावरण प्रदान किया जाता है। चिकित्सक के परामर्श से ही औषधियों का सेवन किया जाना चाहिए और जो कॉन्स्टिपेशन के रोगी का है मल उत्सर्जन, उसकी प्रक्रिया द्वारा उससे संबंधित उपचार करना चाहिए। स्टूल पास आउट के दौरान उसको कौन सी स्थिति में बैठना चाहिए? उकड़ू स्थिति में। कौन सी स्थिति में? उकड़ू स्थिति में। और भोजन में उचित मात्रा में तरल का सेवन करना चाहिए। किसका? तरल का। उसके बाद में आता है डायरिया। डायरिया मतलब क्या होता है कि स्टूल का जो एलिमिनेशन है वो अनियमित हो जाता है, उसके और जो स्टूल है वो कैसा हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। कौन सी फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। इसके कॉजेस क्या क्या है? जीवाणु, कवक, वायरस, तनाव की स्थिति में होने पर, भोजन के कारण संक्रमण हो जाने से, एंटीबायोटिक्स, आयरन युक्त औषधियों के उपयोग द्वारा और भोजन का सही रूप से पाचन न होना। उसके बाद में आएगा कि इसका जो मैनेजमेंट है वो कैसे करेंगे। डायरिया का सबसे ड्रग ऑफ या चॉइस ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको अपन ORS भी बोलते हैं। ठीक है, रोगी को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के रूप में भी इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जाते हैं और रोगी को पूर्ण आराम दिया जाता है। रोगी के आहार में मिर्च मसाले का उपयोग नहीं किया जाता है और चिकित्सा के सलाह के अनुसार आप उसको क्या दोगे? दवाइयां दोगे। उसके बाद में आएगा
फिकल कंटिन्यूस मतलब क्या होता है, अवस्था में रोगी का जो स्टूल है उसमें गैस पर नियंत्रण नहीं रहता है। उसके बाद में आएगा फ्लेटुलेंस। फ्लेटुलेंस मतलब क्या होता है, गैस का उदर में एकत्रित होना फ्लूटेरेंस कहलाता है। इस स्थिति में गैस के कारण रोगी का जो पेट होता है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, जिसे शल क्रिया, कब्ज, मटर, आलू तथा गोभी के सेवन से क्या बनती है, गैस बनती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्लेटस ट्यूब के उपयोग द्वारा और औषधि जो गैस निवारक के रूप में काम आती है, उसका यूज में करेंगे। उसके बाद में आएगा बेड सोर। बेड सोर क्या होता है कि जैसे कोई लॉन्ग टाइम से बेड पर सरवाइव कर रहा हो, जैसे कि किसी की बहुत लंबे टाइम तक उसको हॉस्पिटल में स्टे करना है ना, तो वो क्या होता है कि वो बेड पर ही रहता है। जैसे कि कोई कोमा वाला पेशेंट हुआ, किसी का फ्रैक्चर वगैरह होगा है ना, जैसे लेग फ्रैक्चर वगैरह, तो वो क्या है, लंबे टाइम से किस पे सरवाइव कर रहा है, बेड पर ही कर रहा है। किससे कर रहा है, लंबे टाइम पर वो क्या कर रहा है, बेड पर ही सरवाइव कर रहा है। उसके कारण से उसकी जो बॉडी में है उसके उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, शोर्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, बेड सोर्स, क्योंकि वो किसके द्वारा हो रहा है, बेड के ऊपर लंबे टाइम से लेटने के कारण हो रहे हैं, है ना। इसमें लिखा है कि इसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है कि बिस्तर मतलब बिस्तरी व्रण त्वचा पर होने वाली एक असामान्यता तथा मतलब त्वच संक्रमण जो कि शरीर के बोन प्रोमिनेंस, कौन से एरिया पे होता है, बोन प्रोमिनेंस एरिया पे होता है, जो हड्डी मुक्त उभरे हुए होते हैं उन पर होता है। रोगी यदि बिस्तर पर लंबे समय तक लेटा रहता है तो त्वचा पर घाव बन जाता है तथा लगातार दबाव पड़ने से इन भागों में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है तथा उत्तक धीरे धीरे मृत हो जाते हैं। अब कोई इंसान लंबे टाइम से बेड पर लेटा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो उसका जो प्रेशर है ना, जो वो प्रेशर लग रहा है वो क्या लगेगा, उस पर ज्यादा लगेगा। प्रेशर पड़ने से उन भागों में जो अपना ब्लड सर्कुलेशन होगा उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिससे जिससे वहां के जो टिश्यूज वगैरह है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उसके बाद में आता है कि जो बेड शोर होता है, रोगी जिनमें बिस्तरी घाव होने की संभावना होती है, कौन कौन होते हैं, देखो, रोगी जिनके पूरे शरीर पर इन्फ्लामेशन आ चुका है, ऐसे रोगी जिन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर आराम करने के लिए बोला जाता है, अत्यधिक कमजोर और दुबले पतले रोगी, अत्यधिक मोटे रोगी, ऐसे रोगी जिनकी शल्य क्रिया की गई हो, मतलब क्या करा गया हो, ऑपरेशन किया गया हो, ऐसे रोगी जिन्हें लकवा हो चुका हो, मतलब क्या हो गया हो, पैरालिसिस हो गया हो, मधुमेह के रोगी, डायबिटीज के और कुपोषण के शिकार, ठीक है, जो कि माल न्यूट्रिशन। अब आता है कॉजेज ऑफ बेड शोर। उसमें सबसे पहले आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है कि वहां पर क्या होना कि कोई रगड़ लगना, है ना, या फिर आप जो लंबे समय से बेड पे हैं उन दोनों के बीच में क्या नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन, है ना, वो उसके अंदर मॉइस्चर, नमी, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ओबेसिटी, वीकनेस, और सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है बेड सोर का, मोस्ट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है बेड सोर का वो क्या होगा, प्रेशर। क्या होगा, प्रेशर। उसके बाद में आता है सिम्टम्स, है ना, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बेड शोर वाला भाग स्पर्श करने पर ठंडा महसूस होगा आपको, वहां पर त्वचा का रंग वहां पर लाल हो जाता है, गांव में दर्द होता है तथा जो गांव होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, सूजन आ जाती है, और गांव का जो रंग होता है वो बैंगनी या नीला हो जाता है। उसके बाद में आएगा उसको दूर करने के उपाय, है ना, बेड सोर्स को। सबसे पहले प्रत्येक घंटे में, मैंने बोला ना कि जो लॉन्ग टाइम से स्टे कर रहे हैं तो आप सबसे पहले इसका क्या इलाज कर सकते हो कि आपकी जो पोजीशन है वो आप उसकी क्या करते रहो, चेंज करते रहो, वो भी कितने घंटे में, 2 आवर्स में। कितने घंटे में, 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स में आपको क्या करना है, उसकी पोजीशन चेंज करते रहना है। रोगी की त्वचा की नियमित सफाई की जानी चाहिए तथा रोगी की पीठ की मालिश करनी चाहिए, और दबाव बिंदुओं को, दबाव को कम करने के लिए
बोनी परमिनेंट भागों के नीचे तकिए पर। बोनी परमिनेंट एरिया मतलब जानते हो ना, जैसे ये कोहनी हो गया, घुटने हो गए, है ना, ये सब। उसके बाद में आएगा रोगी को बेडपान देते समय सहायता करनी चाहिए, मोटे व्यक्तियों को चलने फिरने में सहायता करनी चाहिए, रोगी को संतुलित आहार के रूप में अधिक प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार देना चाहिए। उसके बाद में आता है उपचार। इसका उपचार और क्या कर सकते हो कि जो बेड शोर हो रहा है उनके लक्षणों का पता लगाकर डॉक्टर व हेड नर्स को सूचित किया जाना चाहिए। गांव को संक्रमण से बचाना चाहिए। गांव पर बनी जो स्लॉगिंग है उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सहायता से साफ किया जाना चाहिए। और क्या करोगे, बिस्तर जो बेड शोर है उसको उष्मा प्रदान करने के लिए 100 वॉट का बल्ब वह 100 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। त्वचा को नॉर्मल सलाइन की सहायता से साफ करना चाहिए। गांव के उपचार के हेतु सोफर, माइसिन, ऑइंटमेंट और जिंक ऑक्साइड तथा एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए। और गांव को जल्दी ठीक करने के लिए विटामिन सी युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आएगा कि द केयर ऑफ द डायबिटीज मलाइटस या क्या है ये, केयर ऑफ द डायबिटिक पेशेंट फिट, है ना, जो मधुमेह के रोगी के पैरों की देखभाल कैसे करोगे। जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके पैरों में सूजन हो जाती है तथा खुजली चलती है, तो उनके पैरों की देखभाल आप कैसे कर सकते हो। रोगी के सख्त भागों और मसलों को काटना नहीं चाहिए। पैरों से अधिक पसीना आता हो तो उन्हें धोकर पाउडर लगाया जाना चाहिए। रोगी द्वारा सदैव आरामदायक जूते पहनने चाहिए। पैरों की नमी को बनाए रखने के लिए उन पर ऑलिव ऑयल से मालिश की जानी चाहिए। और रोगी मोजे पहनकर रखने चाहिए। वह रोगी के पैरों की सफाई गर्म पानी से की जानी चाहिए। तो अपना ये चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम है हेल्थ हाइजीन। अपन ने इसमें पढ़ा कि जो आप केयर ऑफ माउथ कैसे कर रहे हो, केयर ऑफ स्किन कैसे कर रहे हो, केयर ऑफ हेयर कैसे कर रहे हो, केयर ऑफ माउथ कैसे कर रहे हो, केयर ऑफ डायबिटिक पेशेंट फूड कैसे कर रहे हो, केयर ऑफ मतलब जो बेड शोर है वो कैसे हो रहा है उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, केयर ऑफ एयर कैसे कर रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि हेल्थ हाइजीन कैसे रख सकते हो। तो आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा कि अपन एयर की केयर कैसे करेंगे, आई की कैसे करेंगे, माउथ की कैसे करेंगे। तो ये अपना टॉपिक था हेल्थ हाइजीन जो आज खत्म होता है। थैंक यू सो मच।